प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय की आज कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। समांतर श्रेणियां यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश रूपांतरण होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। हम यहाँ पे कुछ सूची देख रहे हैं नंबरों की, जैसे 1 2 3 4 5 100 80 60 40, इसी तरह से -3 -2 -1 0, यहाँ 3 3 3 3 और 2 5 3 1 7 11 2 6 इन सूचियों में हम देखेंगे कि क्या विशेषता है और क्या इन दिए गए अंकों के साथ में आगे के अंकों को हम लिखना संभव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो आसानी से आप बता सकते हो कि अगला अंक आपका 6 आएगा, फिर अगला अंक 7 आएगा, फिर अगला अंक आपका 8 आएगा। आसानी से बता सकते हैं अगला अंक। ठीक है, हमने क्या करा इसमें, यानी कि हर एक अंक में यदि हम एक जोड़ने पर एक जोड़ दें तो हमें अगला अंक आसानी से प्राप्त हो जाता है, आसानी से हमें पता लगा दिया। इसी तरह से यहाँ देखिए 100 80 60 40, अगला अंक आप आसानी से बता सकते हैं। क्या बताएंगे, 40 के बाद में क्या आ सकता है आपके 20, 20 के बाद में क्या आ सकता है आपके पास 0, 0 के बाद में क्या आ सकता है -20। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हर एक संख्या में से हम 20 को कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता पड़ गया क्या 100 लिखा है, 100 के बाद 80 आया है यानी कि 20 कम किया है, 80 के बाद 60 आया है तो 20 कम किया है, 40 यानी कि 20 कम करके लाए। इसी तरह से सब में से 20 को हमने घटाया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या करा हमने कि 20 माइनस करने पर या 20 घटाने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। फिर से देखिए -3 -2 -1 0, आसानी से आप बता सकते हैं अगला अंक क्या आएगा 1 आएगा, फिर अगला अंक क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, 4 आएगा। क्या कर रहे हैं हम इसमें, यानी कि इस पूरी सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक अंक में एक जोड़ रहे हैं तो हमें अगला अंक प्राप्त होता जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, एक जोड़ने पर अगला अंक हमें प्राप्त आसानी से हो रहा है। ये हमें आसानी से समझने जैसी चीज है। आप देखिए एक और 3 3 3 3, क्या कर रहे हैं इसमें से, यानी कि इसमें से हर एक में से हम यदि 0 को जोड़ें या 0 को माइनस करें तो हमारे पास में 3 अंक प्राप्त होता है। देख लीजिए 3 + 0 = 0, 3 आ रहा है, यानी कि हम 3 में 0 प्लस करेंगे 3 ही मिलेगा, 3 में फिर 0 प्लस करेंगे 3 ही मिलेगा, 3 में 0 प्लस करेंगे 3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक श्रेणी क्या है, आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि हम इसमें से आसानी से आगे आने वाले पद को बता पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या ऐसा इसमें संभव है, 2 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आ गया, 7 11 2 6, तो क्या बता सकते हैं कि अगला अंक क्या होगा, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि अगले अंक में हमें क्या जोड़ना है या कौन सा अंक घटाना है, ये पता नहीं है, इसलिए हम इस श्रेणी को नहीं बता सकते कि इसमें क्या अंक आगे आएगा। लेकिन इन चारों उदाहरणों में, चारों सूचियों में आप देख रहे हैं कि हम आसानी से बता सकते हैं कि अगला अंक क्या प्राप्त होगा। तो हम इन सूचियों में जो पद दिए हैं इन्हें हम पद कहते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये सभी क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। और इस सूचियों के पद के अनुसार ही हम श्रेणी को आसानी से बता सकते हैं। सूची का प्रत्येक पद है, उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि हर एक संख्या में, हर एक श्रेणी में, हर एक सूची में कुछ निश्चित शब्द को, निश्चित अंक को जोड़ने पर या घटाने पर जो हमें श्रेणी या सूची प्राप्त होती है हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होता है, और जो निश्चित संख्या
हम इसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाने पे प्राप्त होती है, हम उसे सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सार्वअंतर। और देखें एक और चीज, सार्वअंतर एक बात हो, सार्वअंतर जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों बात भी याद रखना है। सार्वअंतर केवल धनात्मक होता है? नहीं। सार्वअंतर केवल ऋणात्मक होता है? नहीं। सार्वअंतर केवल 0 होता है? नहीं। सार्वअंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो श्रेणी है इसका ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद ए, और ये प्रथम पद हो गया 1। अब सार्वअंतर की बारी आती है, तो सार्वअंतर क्या होगा? तो सार्वअंतर हम लिखेंगे, सार्वअंतर यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना है, या चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करना है। हम हर एक बार देखेंगे कि हमें एक ही संख्या अंतर के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए 2 में से हमने 1 को माइनस करेंगे, 1, ये सार्वअंतर आ गया। और सार्वअंतर को हम डी से व्यक्त करेंगे, किससे? डी से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें आगे वाले में भी, यदि ये ए प्रथम पद है तो ए बराबर 100 है दूसरे में, तो सार्वअंतर क्या हो जाएगा आपका? तो सार्वअंतर लिखेंगे डी बराबर 80 माइनस 100 बराबर -20। ये देखिए लिखा था 20 घटाने पर, यानी कि -20। इसी तरह से इसमें भी हम कर सकते हैं, ऐसा किसी का इसमें भी कर। तो प्रथम पद ए से दर्शाते हैं, और सार्वअंतर का मतलब होता है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या को, या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को, या चौथी संख्या में से तीसरी, यानी कि जो बाद में संख्या रही उसको पहले वाली संख्या में से घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है हम उसे सार्वअंतर कहते हैं, और इसे डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी यानी कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो हम पदों में व्यक्त कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है जैसे a प्लस b, a प्लस 2b, a प्लस 3b। इस प्रकार से हम अनंत तक इस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और देखिए, श्रेणियां दो तरह की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित श्रेणी कैसे होती है? जैसे मान लो मैंने अभी संख्या लिख के बताई थी 1 2 3 4 5 तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी। लेकिन यदि हम इसे लिखें कि 2 4 6 8 100, ये 100 तक है, ये परिमित हो गई। परिमित क्यों हो गई? क्योंकि इसको 1 2 से लगा करके 100 तक की केवल सम संख्या ही इसमें उपयोग होगी, तो ये परिमित हो जाती है, ये अपरिमित हो जाती है। अपरिमित मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और परिमित का मतलब होता है जिसकी एक लिमिट होती है। लिमिट यानी कि जो आखिरी पद है वो अंत हो जाता है, उसके बाद में उस श्रेणी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती है हमारी? परिमित। परिमित श्रेणी में जो लास्ट वाला पद होता है हम उसे अंतिम पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? अंतिम पद। और अंतिम पद को हम एल के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम पद की बात मालूम हो गई आपको, सार्वअंतर की बात मालूम हो गई, डी की मालूम हो गई, अंतिम पद भी मालूम हो गया आपको। ठीक है। और टोटल पद हमारे पास में तो पदों की संख्या भी होती है। जैसे कभी कभी पदों की संख्या लिखेंगे कि 10 पदों का मान ज्ञात कीजिए, 20 पदों का मान ज्ञात कीजिए, तो वो पदों की संख्या होती है। और पदों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ये था हमारा समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा आधार ज्ञान। अब हम आते हैं प्रश्नावली 5.1, एक्सरसाइज 5.1, और इसमें हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न क्या है। 5.1 में आप प्रश्न नंबर 2 से शुरू करके देखिए। हम प्रश्न नंबर दूसरा देख रहे हैं।
इसमें लिखा हुआ है a बराबर 10 और d बराबर 10। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d है। 4 पद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रेणी में 4 पद लिखना है जबकि प्रथम पद a बराबर 10 दिया गया है और सार्वंतर d बराबर भी 10 दिया गया है। और हमें लिखना है इसके कितने पद, 4 पदों वाली श्रेणी हमें बतानी है। तो 4 पद कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हो गया 4 पद। अब पहले 10, तो पहला पद हो गया 10। दूसरे में a प्लस d, तो 10 प्लस 10, a प्लस 2d, तो a यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10। फिर लास्ट चौथे में a यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 4 पद। फिर से 10 10 और 10 20, 10 10 दूनी 20, 20 और 10 हो गए 30, 10 और 30 मिलके हो गए 40। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हो गए हैं 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से आप अन्य जो प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 दे रखे हैं इनको भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आप एक और दूसरे में आपका प्रथम पद है -2 और d का मान है 0, -2 और 0। इसको कैसे लिखेंगे? व्यापक रूप आपको मालूम ही है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखा हुआ है a प्लस d, a प्लस 2d। हमने a का मान लिखा पहले -2, दूसरा पद a प्लस d है तो -2 प्लस 0, a प्लस यानी कि फिर -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर से a -2 प्लस 3 इंटू 0, ये मान रख दे। -2 में 0 को प्लस करेंगे तो -2 में 2 का 0 में गुणा 0 तो -2 का 3 में 0 गुणा करेंगे तो 3 का 0 में 0 -2। इस प्रकार से ये 4 पद आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से हम अन्य सभी श्रेणी भी 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप तीसरा, चौथा या आप आसानी से कर लोगे, आशा है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इस एपी में हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। हमें दिया गया है, पहली श्रेणी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, और ये है 3, 1, -1, -3। इसमें हमें याद करना है प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद यानी कि a, प्रथम पद a बराबर 3, ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। 1 में से 3 को माइनस करेंगे, -1, 2, तो d का माना जाएगा -2। ये हो गया सार्वंतर। तो इस प्रकार से आप प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं सभी श्रेणियों में। आप एक चीज और देख लीजिए, 1/3 और 5/3 क्वेश्चन नंबर तीसरे का ही तीसरा देखिए क्या लिखा है आपके पास में, 1/3 थर्ड, 1/3, 5/3, 9/3 और लास्ट में 13/3 और प्रथम पद a बराबर 1/3, ये प्रथम पद है। सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम,
3 बन जा 3 1 3 एकम 3 1 तो 5 एकम 5 फिर से 3 एकम 3 1 फिर का 1 तो अपना पास में सारांतर आ जाएगा 4/3 ये 4/3 इसका सारांतर। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद और सारांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब हमारे पास में जो 10 12 15 सवाल दिए हैं हमें इसमें बताना है कि कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। उसके पश्चात ये भी है कि यदि कोई एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। सारांतर भी ज्ञात कीजिए और साथ में इसके 3 पद और लिखना है। तो पहले तो हम पहचान करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी की पहचान मैंने आपको पूर्व में बताई है कि यदि किसी संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है तो वह समांतर श्रेणी है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो पहचान करेंगे पहले। जैसे कि आपके पास में एक प्रश्न है 2 4 8 10। पहले ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 2 4 8 10 ये आपके प्रश्न दे रखे हैं 2 4 8 और 16। हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो फिर इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, साथ में इसके अगले 3 पद भी बताइए। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये समांतर श्रेणी है। तो आप देखेंगे कि ये प्रथम पद 2 है, अगला पद 4 है, अगला पद फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है ये सब 2 का जो गुणज है 4। लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो समान रूप से हमें सारांतर प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे देखिए d बराबर 4 - 2 2 मिला। इसी तरह से अगला ये समझ लो d1 है, ये d2 समझ लो। तो इसके लिए हम आते हैं या सिर्फ d भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसमें से इसको घटा के देख लीजिए 8 - 4 = 4 क्या समान है, यानी कि हमें अगला पद यहाँ तो 2 जोड़ने में प्राप्त हो रहा है 4, लेकिन अगला पद 8 जो है वो 2 जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे समांतर श्रेणी यानी कि ये भी नहीं है। इस प्रकार से हम सभी को टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने के बाद में हम बता सकते हैं। एक मैं आपको एक श्रेणी वाला ले लेता हूँ और वो है आपके प्रश्न में देख सकते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा ही करके देखते हैं 2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड 2 5.2 5 7/2। ठीक है, तरीका वही। सबसे पहले ये का मान यानी कि प्रथम पद 2 है, सारांतर निकालेंगे तो d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। ठीक है, बटे में 1 लिख लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। d बराबर एलसीएम लिया हमने 2 एलसीएम है, 1 का 5 में 5 माइनस 2 का 2 में 4 तो क्या आया हमारे पास में 1/2। ये हुआ। जब तक आगे वाली संख्या से यानी कि तीसरी संख्या से दूसरी संख्या का अंतर पहली वाले अंतर से नहीं मैच करे तब तक हम नहीं कह सकते कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे के लिए d बराबर 5 - 5/2 तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम है। अब यहाँ पे 2 का 5 में 2 × 10, 1 का 5 में 5 क्या आ रहा हमारे पास में 10 में से 5 गए तो 5/2। पहले में क्या आ रहा था 1/2, दूसरे में क्या आ रहा है 5/2। समान नहीं है, समान नहीं है और समान नहीं है इसलिए कहेंगे कि यह एक p यानी कि समांतर श्रेणी नहीं। इस प्रकार से हम पता लगाएंगे। ठीक है, एक और चीज देखिए समांतर श्रेणी में ही आपके एक बार हम एक देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5
प्रश्न नंबर देखते हैं हम 3 प्लस 5वां प्रश्न, चौथे का 5वां। चौथे के 5वें में हम देख रहे हैं, हमारे पास प्रश्न है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और आगे की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले ए प्रथम पद 3 है, सार्वंतर d बराबर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, इसमें से इसको घटाना है। 3 से 3 कट गए, अंतर आ रहा है रूट। अब इसमें से इसको घटा के देखेंगे, फिर से d बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट, माइनस प्लस माइनस घटाना है। अब यहाँ 3 से तो 3 कट गए, अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 को माइनस करेंगे। ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गए तो ये बचेंगे रूट 2। समान है, देखिए दोनों मान समान है, दोनों मान समान है, तब हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिए गई जो श्रेणी है वो एक समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर में पहला सार्वंतर समझ लो, ये दूसरा सार्वंतर समझ लो, और यहाँ लिख सकते हो कि d1 बराबर है d2 के, यानी कि पहला और दूसरा सार्वंतर बराबर, इसलिए एक समांतर श्रेणी। ये तो हो गया सार्वंतर। अब हमें अगले 3 पद याद करना है इसके, यानी कि इसके आगे के 3 पद और चाहिए। तो आगे के 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें सार्वंतर को जोड़ते चले जाएं। तो देखो, ये a है, ये a प्लस b है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस प्रकार से। या फिर इसी में आप आगे जो बढ़ाते जाओ, इसको सार्वंतर को जोड़ते चले जाओ। तो अगला पद निकालेंगे हम, है ना, अगले 3 पद, अगले 3 पद 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें आप रूट 2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 में जोड़ दी तो कितना हो गया 4 रूट 2। इसी तरह से फिर अगले में तो 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। फिर 3 प्लस 5 रूट 2 में एक रूट 2 को और जोड़ दो, तो कितना हो गया आपके पास में 3 प्लस 6 रूट 2। इस प्रकार से अगले 3 पद आ गए हमारे पास में, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस प्रकार से हम किसी श्रेणी की पहचान कर सकते हैं, और पहचान करने के बाद में जो पूछा गया प्रश्न है उसको बता सकते हैं। इसमें अगले 3 पद पूछे थे, अगले 3 पद। ठीक है, तो ये प्रश्नावली हमारी 5.1 थी, जो कि हमने आज समझी है, और आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगली प्रश्नावली के लिए हम आपको अगले वीडियो में फिर से, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।